हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम जल संसाधन पाठ को, भूगोल के जल संसाधन पाठ को पढ़ा रहे थे, जो कक्षा 10 का सिलेबस है। जल संसाधन के बारे में हमने मौखिक जानकारी आप लोगों को दे दी है कि जल संसाधन क्या होता है, दुनिया में कितना प्रतिशत जल है, कितना प्रतिशत पीने योग्य जल है, और कहाँ कहाँ पे है, किन किन रूपों में है। और उसके बाद हम जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये बताया था आपको कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बनाने का क्या उद्देश्य है और इन उद्देश्यों के माध्यम से किन किन क्षेत्रों का विकास हुआ, ये सारी चीज़ें बताया हमने। फिर उसमें कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिनका क्रम हमने आपको बताया था। जैसे एक है दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा है भाखड़ा नांगल परियोजना, उसके बाद रिहंद बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, नागार्जुन परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। इस प्रकार की ये जो विभिन्न बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं के बारे में हमने आपको मौखिक रूप से बता दिया था। अब हम एक एक करके इन सारी परियोजनाओं को समझेंगे, जानेंगे और इनके महत्व को समझेंगे। ठीक, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दामोदर घाटी परियोजना की। दामोदर घाटी जो परियोजना है, असल में ये जो है किसी जमाने में बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पे थी। दामोदर नदी पे ये बनाई गई और आज़ाद भारत की 15 अगस्त 1947 के बाद ये हम आज़ाद भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। पहली नदी घाटी परियोजना थी जो 1948 में बनाई गई। इस नदी घाटी परियोजना को अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजनाओं के आधार पर ही बनाया गया था, क्योंकि अमेरिका की जो टेनेसी नदी थी वो भी एक बंजर और उजाड़ खंड से बहती हुई जाती थी और पठारी क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से को कवर करती थी। लेकिन इस नदी घाटी परियोजना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना के बन जाने के बाद अमेरिका का वो बंजर, उजाड़ और पठारी क्षेत्र जो है विकसित और हरे भरे और जो है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बदल गया। उसी को आधार बना के दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई। 1948 में दामोदर घाटी परियोजना की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। ठीक, अब दामोदर नदी के बारे में जानते हैं। दामोदर नदी झारखंड राज्य के पर्वतीय हिस्से से निकलती है। झारखंड राज्य के पर्वतीय हिस्से से निकलते हुए वो जो है पश्चिम बंगाल राज्य में बहते हुए गंगा नदी की एक सहायक नदी है हुगली, उसी नदी में जाके मिल जाती है। और जब ये परियोजना नई बनी हुई थी तो ये उसी नदी में मिलते हुए विस्तृत बाढ़ क्षेत्र का निर्माण करती थी और भयंकर तबाही मचाती थी पश्चिम बंगाल में, मतलब पूरे बंगाल के क्षेत्र में भयंकर तबाही मचाती थी, जिसमें हजारों लोग मारे जाते थे, लाखों लोग जो है अपने घरों को छोड़ के भागने पे मजबूर हो जाते थे। इस नाते इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक, अब हम समझने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गया नदी का उद्गम, कहाँ से नदी निकली और कहाँ पे समाप्त हुई, नदी का क्या परिणाम था पहले। अब आते हैं नदी घाटी परियोजना पे। 1948 में नदी घाटी परियोजना की नींव रखी गई। नदी घाटी परियोजना की जब नींव रखी गई तो दामोदर नदी जो झारखंड से निकलती, इसकी दो सहायक नदियां थीं, एक कोनार और एक बराकर। इन दो नदियों पे 4-4 बांध बनाए गए। एक कोनार नदी पे 4 बांध बनाया गया और दूसरा बराकर नदी पे 4 बांध बनाया गया। और इन नदियों पे बांध बना के बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करके, सौंदर्यीकरण करके और जो है जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई। उन जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया गया और इससे पैदा हुई बिजली के माध्यम से झारखंड राज्य के जमशेदपुर में स्थित टाटा नगर, जिसे जो टाटा स्टील प्लांट, टाटा के लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है टाटा नगर, वहां पे बिजली की सप्लाई की गई। कोरबा में बिजली की सप्लाई की गई, जहां पे बहुत सारे कल कारखाने और उद्योग धंधे थे।
जितनी भी आधुनिक संसाधन से चलने वाली मशीनरी थी वो बिजली पे आधारित थी, और इन क्षेत्रों में उस बिजली की सप्लाई इसी इसी जो है दामोदर घाटी परियोजना के माध्यम से बनाए गए बांधों से वो बिजली प्राप्त की जाती थी। जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से वो बिजली प्राप्त की जाती थी। और यहाँ पे 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था। 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था, और बांधों से नहरों को निकाल के 8 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जाती थी। जो बंजर और उजाड़ खंड हिस्सा था, झारखंड का पठारी हिस्सा, उन पठारी हिस्सों में नहरों के माध्यम से जल को पहुंचाया गया, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता प्रदान की गई। और उसके बाद शुद्ध पेयजल की उपलब्धता प्रदान की गई, और बिजली के उत्पादन के माध्यम से ये खनिजों से संपन्न जो एरिया है, जो छोटा नागपुर पठार का भाग है, उस भाग में विभिन्न प्रकार के कल कारखाने, उद्योग धंधे जो खनिजों पर आधारित थे, उनका विकास किया गया, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई, लोगों को रोजगार मिला। रोजगार मिला तो आर्थिक गतिविधि तेज हुई, मानव जीवन का जो स्तर था वो ऊंचा उठा। जब कहीं फैक्ट्री खुलती है तो वहां पे उद्योग धंधे और भी खुलते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, लोग हैं, ये सब कुछ वहां बनना शुरू हो जाता है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है, और वो देश, वो प्रांत जो है प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ जाता है। तो ये प्रमुख कार्य इस दामोदर घाटी परियोजना के माध्यम से हुआ। जो नदी कभी बाढ़ की विभीषिका के रूप में जानी जाती थी, वो आज संपन्नता का आधार बन गई। इस क्षेत्र में वो संपन्नता का सूचक बन गई। किन क्षेत्रों में? झारखंड और जो है बंगाल राज्य में। खैर, दामोदर घाटी परियोजना आज भी अपने विकास के कीर्तिमान रच रही है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हम भाखड़ा नांगल बांध परियोजना को जानेंगे। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में है। पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में सतलज नदी बहती है। तो सतलज नदी जिस स्थान पे बहती है, एक जगह पड़ता है भाखड़ा। उस भाखड़ा नामक स्थान पे ये बांध बनाएगा, भाखड़ा नाम का बांध बनाया गया। उस स्थान से 13 किलोमीटर नीचे पे, क्योंकि यह स्थान ऊंचाई पे है, वहां से 13 किलोमीटर नीचे पे एक नांगल नाम का स्थान है, वहां पे नांगल नाम का बांध बनाया गया। और कुल मिला के ये परियोजना पूरी होती है भाखड़ा नांगल के नाम से। अब ये भाखड़ा नांगल बांध जो है बना, और ये जो बहुउद्देशीय परियोजना हुई, इसका लाभ 4 राज्यों को मिला। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा दिल्ली। इन 4 राज्यों को बिजली और जल की उपलब्धता इस भाखड़ा नांगल बांध के माध्यम से किया गया। ठीक, उसके बाद इस बांध में एक गोविंद वल्लभ पंत सागर जैसे बांध में बिजली उत्पादन के लिए एक रिजर्ववायर बनाया जाता है, जल संरक्षण क्षेत्र बनाया जाता है। तो उस जल संरक्षण क्षेत्र से एक झील का निर्माण हो गया। उस झील का नाम था गोविंद वल्लभ पंत सागर। झील एक कृत्रिम झील बन गई। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है किस स्थान पे है, तो आप बोलेंगे वो भाखड़ा में है। ठीक, अब इस बांध के बन जाने से इन 4 राज्यों में जो सिंचाई के संसाधन है, जो बिजली की उपलब्धता है, जो और विकास के संसाधन हैं, वो सब कुछ तेजी से विकसित होने लगे। दिल्ली औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ, जिसे एनसीआर बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित जो भी औद्योगिक गतिविधियां थी वहां पे बिजली की उपलब्धता हो। चाहे राजस्थान जैसे दुर्गम, पिछड़े और मरुस्थलीय इलाके में जहां जल की इतनी कमी थी कि वहां जो जीवन था वो पनप ही नहीं पा रहा था, वहां पे भी सिंचाई के साधनों के माध्यम से नहरें निकाल के वहां तक जल को पहुंचाया गया। और वहां पे इस जल के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता हुई। कहां पे? राजस्थान में। और उसके बाद कृषि की जहां भी संभावना थी वहां पे कृषि भी संपन्न हुई। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो वहां का
थोड़ा सा भी उपजाऊ क्षेत्र था जो जल न उपलब्ध होने के चलते पनप ही और विकसित ही नहीं हो पाया था, वहां पे भी नहरों के माध्यम से जल को पहुंचाया गया। फिर वो क्षेत्र हरा भरा होने लगा और वहां पे बागवानी, कृषि और तमाम प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, एशिया और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, और भारत का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। इस बांध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम जानेंगे। इस बांध के माध्यम से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था और 8.5 लाख हेक्टेयर जमीन पे सिंचाई मुहैया कराई जाती थी इस भाखड़ा नांगल बांध के माध्यम से। इसकी उपयोगिता, इसका विस्तार, ये सब कुछ अब आप जान चुके हैं। जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने बताया। अब हम आते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में जानते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना ये विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना है। यह परियोजना उड़ीसा के महानदी पर बनी हुई है। उड़ीसा राज्य में महानदी है जो उड़ीसा की जीवन रेखा है, उस नदी पे यह परियोजना बनी। और हीराकुंड और नाराज और टिकरापारा, हीराकुंड, नाराज और टिकरापारा नामक 3 स्थानों पे बड़े बड़े बैराज बनाए गए, बड़े बड़े बांध बनाए गए। उन बांधों के माध्यम से जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गईं। जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गईं तो वहां से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गईं। इस प्रकार इस क्षेत्र का विकास किया गया। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हीराकुंड बांध है, इसके माध्यम से ये भी चूंकि पठारी क्षेत्र में ही आता है। आप ऐसे समझिए कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों को मिला के एक पठारी क्षेत्र बनता है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। ये पठारी क्षेत्र अपने खनिज संसाधनों की संपन्नता के लिए विश्वविख्यात है और भारत के आधारभूत औद्योगिक ढांचे का रीढ़ है। रीढ़ का मतलब एक बैकबोन। बिना इसके वो औद्योगिक ढांचा खड़ा ही नहीं हो सकता है, विकसित ही नहीं हो सकता है। ठीक, खड़ा ही नहीं हो सकता है और विकसित ही नहीं हो सकता है। तो इस क्षेत्र में इस तरीके की हीराकुंड बांध परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास किया गया। जो भी खनिज संसाधन थे वो इन क्षेत्रों में मिल रहे थे, चाहे वो लोहा हुआ, चाहे वो कोयला हुआ, चाहे वो बॉक्साइड हुआ, चाहे वो एल्युमिनियम हुआ। और इन सब खनिजों पे जो आधारित उद्योग थे, उन उद्योगों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता थी और जो आवश्यकता इस नदी घाटी परियोजना के माध्यम से पूरी कर दिया गया। बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के चलते यहां पे जो कल कारखाने, बड़े बड़े उद्योग थे वो पनपने लगे। उड़ीसा में एक जगह है राउरकेला, वहां पे लोहा इस्पात उद्योग है। वहां का लोहा इस्पात उद्योग इस जल विद्युत परियोजना के चलते ही विकसित हो पाया और भारत के आधारभूत ढांचे का प्रमुख केंद्र बन के उभरा राउरकेला। उसके बाद यहां पे सीमेंट के कारखाने विकसित हुए और राजभंगुर नाम का एक जगह है जहां पे कागज बनाने के कारखाने विकसित हुए। इस तरीके से उड़ीसा क्षेत्र में जो भी औद्योगिक ढांचा विकसित हुआ उसमें हीराकुंड बांध परियोजना का प्रमुख योगदान है, जिसके चलते इस हीराकुंड बांध परियोजना के चलते जो उड़ीसा है वो अपने तीर्थ स्थान पुरी के लिए फेमस है, जगन्नाथ पुरी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस आधुनिक नदी घाटी परियोजना के चलते इसे नया तीर्थ की संज्ञा दी गई है। इसे नया तीर्थ कहा जाता है उड़ीसा का। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना उपयोगी है वहां के जनजीवन के लिए। अब हम ध्यान देंगे हीराकुंड बांध परियोजना के बाद रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो सबसे पूरब का एक जिला है जिसे सोनभद्र कहा गया, सोनभद्र में
सोनभद्र जिले में एक स्थान है पिपरी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक स्थान है पिपरी। पिपरी नामक स्थान पे एक नदी है, सोन नदी। वो सोन नदी प्रवाहित होती है। सोन की ही सहायक नदी है रिहंद। सोन की ही सहायक नदी है रिहंद। उसी रिहंद नदी पे ये परियोजना विकसित की गई। ठीक। और यहां पे इस परियोजना के, इस रिहंद बांध परियोजना के चलते ही भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण किया गया, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा गया। ठीक। अच्छा, अब इस परियोजना के माध्यम से सोनभद्र उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र है यहां, यानी कि ये हिस्सा भी कुछ प्रमुख खनिजों से भरपूर है। लेकिन जो यहां पे औद्योगिक गतिविधि है, जो कल कारखाने और फैक्ट्रियां हैं, वो बिना विद्युत के वो चल ही नहीं सकते हैं, बिना बिजली के वो चल ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस परियोजना का यहां विकसित होना इस क्षेत्र के विकास का प्रमुख आधार सिद्ध होता है। ठीक। अच्छा, अब हम जानेंगे कि यह परियोजना, इस परियोजना के माध्यम से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया। 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया और इस परियोजना के माध्यम से 5 लाख हेक्टेयर जमीन पे सिंचाई के संसाधन मुहैया कराए गए। कैसे? नहरों के माध्यम से। ठीक। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इसी नदी घाटी पर ही, इसी जो रिहंद बांध परियोजना पे ही स्थित है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या है, अब इस परियोजना के बन जाने से जो लाभ हुआ वो ये हुआ कि इस क्षेत्र में एक बोकारो नाम का स्थान है, जहां पे प्रमुख रूप से आधारभूत औद्योगिक ढांचा विकसित है, जहां एल्युमिनियम आधारित एक औद्योगिक क्षेत्र है। इस औद्योगिक क्षेत्र में जो बिजली की सप्लाई है, जो विद्युत की उपलब्धता है, वो रिहंद बांध परियोजना के माध्यम से ही की जाती है। ठीक। उसके बाद ये चूंकि उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा होने के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुतायत क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई इस बांध के माध्यम से की जाती, इस रिहंद बांध परियोजना के माध्यम से की जाती है। और उसके बाद मुगल सराय और पटना जंक्शन के बीच में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है, जो रेलवे की इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, उस इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए जो बिजली की उपलब्धता है, वो इस रिहंद बांध परियोजना के माध्यम से ही दी जाती है। इस प्रकार से इसके बिजली की उपलब्धता और सिंचाई के संसाधनों के चलते इन क्षेत्रों का बहुत तेजी से विकास हुआ और जो मानवीय गतिविधियां हैं वो भी बहुत तेजी से विकसित हुई। पेयजल की उपलब्धता ऐसे पठारी क्षेत्र में इस परियोजना के माध्यम से मिली, जिससे यहाँ की जनसंख्या बढ़ी, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी और ये क्षेत्र विकसित हुआ। ठीक। अब रिहंद बांध परियोजना के बाद हम आते हैं तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्र परियोजना, यह परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जो तुंगभद्रा परियोजना है, यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत 1956 में हुई। तुंगभद्रा परियोजना की शुरुआत 1956 में हुई। यह परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ठीक। कर्नाटक राज्य में एक जिला है बेल्लारी, और बेल्लारी जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कृष्णा है। उसी कृष्णा नदी पर ही यह नदी घाटी परियोजना बनाई गई। और इस नदी घाटी परियोजना के बनने से एक रिजर्ववायर, यानी एक जो है जल संरक्षित क्षेत्र बहुत बड़ा विकसित हुआ, जिसे पंपा सरोवर के नाम से जाना गया, जिसे पंपा सरोवर के माध्यम से पंपा सरोवर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इस सरोवर से 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है और 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ठीक। यह क्षेत्र भी इस नदी घाटी परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना के चलते ही विकसित हुआ, जिसके कारण यहां पे सिंचाई के संसाधन मुहैया कराए गए
और जल विद्युत परियोजना के चलते विद्युत का उत्पादन हुआ, जिसके चलते इस क्षेत्र में कृषि और औद्योगिक गतिविधियां दोनों विकसित हो पाई। ठीक। अब जो है तुंगभद्रा परियोजना ये दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के विकास का प्रमुख आधार है। तुंगभद्रा परियोजना के बाद हम नागार्जुन सागर परियोजना की बात करते हैं। नागार्जुन सागर जो परियोजना है, ये परियोजना प्राचीन भारत में एक बौद्ध विद्वान हुए नागार्जुन, उन्हीं के नाम पे ये नागार्जुन सागर परियोजना बनाई गई। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये तेलंगाना राज्य के नालकोंडा, तेलंगाना राज्य में एक जिला है नालकोंडा और आंध्र प्रदेश राज्य में एक जिला है गुंटूर, इन दोनों राज्यों की सीमा पे बनाया गया। यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए ये परियोजना वरदान साबित होने वाली थी। इस परियोजना के माध्यम से साढ़े 8 लाख हेक्टेयर जमीन पे सिंचाई हुई और जो विद्युत का उत्पादन हुआ वो 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। ठीक। और इस परियोजना के बन जाने से तेलंगाना, नया बना हुआ राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों